मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। 7 बजे सब लोग करेक्ट आ जाया करो। मैं 6:45 पे आ जाता हूँ, तो उससे जो है टाइमिंग सही रहेगा। मतलब 1 घंटे की क्लास हो जाया करेगी तुम्हारी जो है। अब आधे घंटे 35 मिनट क्लास रहेगी, 5 मिनट तो सेटिंग बनाने में लग जाता है, तो तुम लोग लेट हो जाते हो थोड़ा। मैं आगरा से आ जाता हूँ 6:45 बजे। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे पुर्तगाली शक्ति के बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग अभी शुरुआत किए थे किस तरीके से पुर्तगाली भारत में प्रवेश करते हैं। 17 मई 2 तारीख मैंने बताया था, याद रखना। कुछ किताबों में 20 मई लिखा मिलता है, कुछ किताबों में 17 मई। 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचता है। कालीकट केरल का एक हिस्सा है, केरल है ये, केरल का एक जो है राज्य क्षेत्र था कालीकट। और यहाँ पे कप्पक डाबू, कभी कोई प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, कल मैं देख रहा था। कप्पक डाबू बंदरगाह पे पहुँचता है। कप्पक डाबू बंदरगाह केरल के किस बंदरगाह पे पहुँचता है, मतलब कालीकट के किस बंदरगाह पे? कप्पक डाबू। तो कप्पक डाबू बंदरगाह पे पहुँचता है कौन? वास्को डी गामा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली शक्ति स्थापित हो जाती है, पुर्तगाली प्रवेश कर जाते हैं भारत में। अब इसके बाद में देखो हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में किस तरीके से इसकी शक्ति की स्थापना होती है और उसका जो है विस्तार होता है। भारत में कैसे कैसे वो अपनी जो है कोठियाँ या कारखाने या फैक्ट्री स्थापित करती हैं। जब हम कोठी कहें, कारखाना कहें या फैक्ट्री कहें तो तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और फैक्ट्री का मतलब बताया ही था मैंने कि एक तरीके से वेयर हाउस है जहाँ पर सामान डंप करते थे। भारत के अंदर अंदरूनी भाग से सामान इकट्ठा करके, चाहे वो मसाले हो, चाहे कपड़े हो, चाहे नील हो, कुछ भी हो, वो सब इकट्ठा करके अपनी फैक्ट्री में स्थापित कर रखते थे और फिर वहाँ से जहाज़ पे लाद करके और अब यूरोप के लिए भेज दिया करते थे। तो यही है फैक्ट्री का मतलब। तो अभी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से पुर्तगाली शक्ति स्थापित हुई। भाई मैंने बताया कि 1502 में पुनः जो है वास्को डी गामा भारत आता है। 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। अब इसके बाद में बात ऐसे बनेगी नहीं। यहाँ जब पता चल जाता है, यूरोप में जा करके जानकारी हो जाती है कि भारत जो है एक तरीके से सोने की चिड़िया है। भारत को ऐसे नहीं सोने की चिड़िया कहा गया है, पहले ये समझ लो। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? देखो, भारत के पास सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ की जो है नेचुरल वेजिटेशन पहले से ही बहुत अच्छा था। नेचुरल रिसोर्स कह सकते हो, वेजिटेशन कह रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अधिक था पहले से ही। भारत में कोयला था, लोहा था, ठीक है। और इसके अलावा पेट्रोलियम भी है। पेट्रोलियम की तो खैर बाद में, उसके बाद में जानकारी हुई है, लेकिन प्राचीन समय से भारत में नेचुरल रिसोर्स था इसलिए। और इसके अलावा भारत की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसकी मानसूनी जलवायु। ये नाविक वैसे नहीं भारत आए, जो मानसूनी जलवायु अरब सागर में, जो हमारा ये इस तरीके से जो है अरब सागर है ना, ये वाला कौन सा सागर है? अरब सागर। तो इसमें मानसूनी हवाएं इस तरीके से चला करती हैं। मानसूनी हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है। पछुआ हवाएं नहीं, मानसूनी हवाएं जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं। और पहले जो है स्टीम जो जहाज़ होते थे वो बिना इंजन के होते थे, और बिना इंजन के जहाज़ों को पानी में चलने के लिए हवाओं की आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए जो है मानसूनी हवाओं के सहारे व्यापारी जो होते थे वो भारत में प्रवेश कर जाते थे। तो मानसूनी हवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में, यूरोपियों का, अरब वासियों का भारत में प्रवेश का ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। तो ये मानसूनी जो है हवाएं एक महत्वपूर्ण कारक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है भारत अभी खंड खंड में था। क्या था? खंड खंड में बटा हुआ था। खंड खंड में यानी भारत में अभी छोटे छोटे राज्य जो है शासन करते थे। तभी तो भारत में विदेशी आते थे बीच बीच में। हमने बताया जब जब भारत में सत्ता, केंद्रीय सत्ता का लॉस हुआ है, केंद्रीय सत्ता खत्म हुई, तब तब विदेशी इन्वेजर जो है भारत में प्रवेश किए। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से विदेश से लोग भारत की तरफ आकर्षित होते थे।
भाई नेचुरल वेजिटेशन बहुत अधिक था। भारत के मंदिरों में भारत के जो है बहुत खजाना था प्राचीन समय से, मंदिरों में संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। अभी इसके बाद में मुगल्स आए, मुगल्स ने भी भारत जो अपने किले बनाए, जो उन्होंने गुंबद बनवाए, उसमें भी सोना और जो है बहुत जो है माणिक वगैरह बहुत महंगे महंगे रत्न जड़े। ताजमहल में आज भी जो है महंगे महंगे पत्थर जड़े हुए हैं, जो मैंने बताया था कि उसमें जो है एक कला इस्तेमाल किया गया था जिसके जड़ाऊ का काम हुआ है। जो संगमरमर के पत्थर उनको काट काट करके बीच में पितरादुरा शैली के माध्यम से उनको फंसाया गया है। पितरादुरा शैली यही था कि जड़ाऊ का काम किया गया है। ताजमहल हो या फिर आपका एतमादौला का मकबरा हो, इन सब में तो इसलिए जो है भारत सोने की चिड़िया इसीलिए कही गई थी। तो इसलिए जो है जब ये यूरोप में जा कर के ये बात फैलती है पुर्तगालियों के द्वारा कि भारत सोने की चिड़िया है, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, तभी जो है यूरोपीय शक्तियाँ भारत में प्रवेश करती हैं। तो जब पुर्तगाली भारत में प्रवेश किए तो कुछ इस तरीके से देखते हैं हम लोग मानचित्र के माध्यम से कि ये हमारा जो है अफ्रीका है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, और ये है आपका अरब प्रायद्वीप, ये है आपका ईरान वाला क्षेत्र, और ये इंडिया है, थोड़ा सा और नीचे ये इंडिया है, ठीक। और ये है भूमध्य सागर, ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ये इधर है आपका पुर्तगाल और जो है आपका स्पेन हो गया, ठीक, और नीदरलैंड ये वाला क्षेत्र हो गया, ये इंग्लैंड हो गया। इस तरीके से ये यूरोप है। तो यहाँ से जो है वास्को डी गामा चलता है पुर्तगाल से इस तरीके से, और यहाँ से होकर के इस वाले क्षेत्र से, इसको क्या कहा गया है? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से चलता है और भारत के कालीकट पे पहुंचता है। ये कुछ सिनेरियो था, कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो 1502 में दोबारा आता है। इसके बाद में अब भारत में जो है यहाँ पर पॉलिसी बदल जाती है। पहली बात तो 1503 में एक कप्तान आता है, 1503 में एक नाविक आता है अल्बुकर्क नाम का। क्या नाम था? अल्बुकर्क, ठीक। अल्बुकर्क बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अल्बुकर्क बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये आता है और भारत के कोचीन में, यहाँ पर कोचीन है, केरल में ही है, तो कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। फैक्ट्री जो मैंने बताया, फैक्ट्री मतलब सामान को यहाँ क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित करता है कौन? अल्बुकर्क। कब स्थापित करता है? 1503 में, ठीक। तो 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित हुई जहाँ से सामान अरब सागर के माध्यम से जो है यूरोप को भेजा जाना था। इस तरीके से, इस रास्ते से यूरोप को भेजा जाना था। इसके बाद में 1505 में जो है थोड़ा सा परिस्थितियाँ हो जाती हैं परिवर्तित। 1505 में अभी तक व्यापार किस चीज़ का हो रहा था? मसालों का। अभी तक पुर्तगाली किस चीज़ का व्यापार कर रहे थे? मसालों का। लेकिन तो 1505 का समय जब आता है, इस समय पुर्तगाली ये सोचने लगते हैं कि सिर्फ मसालों से बात नहीं बनेगी। इधर पूर्वी, इसको ईस्ट इंडीज़ कहा गया है आपका, ये इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है इंडोनेशिया, मलेशिया है, ठीक है। तो ये पूर्वी ईस्ट इंडीज़ इसको कहा गया है। वेस्ट इंडीज़ मैंने बता दिया था, उसकी कोलंबस ने खोज की थी, ठीक है। तो इस ईस्ट इंडीज़ में मसालों के साथ साथ में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, तो यहाँ जो है कपास वगैरह की भी खेती होती थी, नील की खेती होती थी, यानी कपड़ों वगैरह का भी व्यापार का क्षेत्र था बढ़िया। तो इन लोगों ने कहा कि जितना भी व्यापार है पूर्वी देशों से, उस पर सब पे हमारा एक अधिकार होना चाहिए। पुर्तगालियों ने कहा कि मसाले से ही बात बनेगी नहीं। भाई मसाले का व्यापार क्यों करते थे? क्योंकि इस ठंडे प्रदेशों में गर्म चीज़ खाना चाहिए, ठंडे प्रदेशों में। अब ये सब यूरोप के देश क्या है? ठंडे प्रदेश हैं, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध में स्थित हैं। तो यहाँ पर मसाला इसलिए मतलब भेजा जाता था कि उससे जो है लोग अपनी जो है स्वादिष्ट खाना बना सके, पहली बात। और दूसरी बात, मसालों के प्रयोग से उनका शरीर गर्म रहेगा। और तीसरी बात, ये लोग बहुत ज़्यादा मांसाहारी, मांस खाते हैं, ठंडे प्रदेश में मांस खाते हैं, तो मांस ज़्यादा काटते हैं, ज़्यादा बकरे वगैरह कटते हैं, भैंसे कटते हैं ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि पहले ही एडवांस में काट करके रख लिए जाते हैं, तो उनको सड़े ना, ख़राब ना हो, तो उनको मसालों में लपेट करके, सुखा करके जो है पैकिंग की जाती थी, जिससे कि लंबे समय तक वो चल सके, ठीक है। तो हैं, हाँ, अचार टाइप का। तो इस तरीके से मसालों का इसलिए प्रयोग होता था। तो मसालों के कई प्रयोग थे, तो इसलिए मसालों का व्यापार यहाँ से होता था, यूरोपीय करते थे। लेकिन इसके बाद 1505 में नीतियाँ बदल जाती हैं पुर्तगाल में। 1505 में
पॉलिसी बदल जाती है। अब जो है क्या होता है कि अब व्यापार होगा किस पे, सारे चीज़ों पे। पूर्वी क्षेत्र में जितने भी चीज़ पैदा होते हैं, चाहे वो आपका जो है कपड़ा हो, चाहे नील हो, चाहे मसाले हों, इन सब पर हम व्यापार करेंगे। पुर्तगालियों ने अपनी नीति ये बनाई। तो बात ऐसे नहीं बनेगी। तब 1505 में इन लोगों ने क्या किया कि गवर्नर भेजना शुरू किया। एक संगठित तरीके से यहाँ के शासक जो थे, उन्होंने संगठित तरीके से जो पूर्वी देश हैं, भारत और इंडोनेशिया वगैरह, इनमें संगठित दस्ते भेजना शुरू किए। और संगठित दस्ते ऐसे तो बनेगा नहीं काम, तो इन्होंने जो है एक गवर्नर भेजा, एक गवर्नर जिसको हम जो है एक तरीके से इनका जो है शासक कह सकते हो, जो शुरुआत में यहाँ आते हैं। तो इनका गवर्नर एक बना करके भेजा गया। तो 1505 से 9 के बीच में पहला गवर्नर जो आता है उसका नाम था हाँ अल्मीडा। 1505 में जो गवर्नर आया पहला, उसका नाम था अल्मीडा। हाँ, क्या नाम था? अल्मीडा। ये 1505 से 1509 तक रहता है। ठीक, अब अल्मीडा ये पहला गवर्नर था। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, पुर्तगालियों को प्रथम गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। प्रथम गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। तो ये पहला गवर्नर था जो 1505 में आता है। कहाँ पर? केरल आता है। केरल में ही इनका जो है अभी तक क्या था, केरल के क्षेत्र में ही ये व्यापार कर रहे थे। तो केरल में ही अल्मीडा आता है। अब अल्मीडा का कार्य क्या होता है कि इसे जो यहाँ की नौशक्ति है, जो अरब सागर है, हिंद महासागर है, इस पर कब्जा करना, इस पर कब्जा करना। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है तुर्क व्यापारी और अरब के व्यापारी, इन सब का क्या है यहाँ पर एकाधिकार है इस अरब सागर में। भाई अरब सागर इसको ऐसे नहीं कहा गया है, काफ़ी लंबे समय तक इस अरब सागर पर इन लोगों का, अरब वालों का क्या था? अधिकार रहा है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अरब सागर। तो काफ़ी लंबे समय तक इस पे अरब देश के लोगों का अधिकार था, मुस्लिम लोगों का अधिकार था। तो ये अरब सागर बन गया। अब यहाँ पर जब पुर्तगाली आए तो अल्मीडा एक पहला ऐसा गवर्नर था जिसने क्या इस हिंद महासागर के क्षेत्र में जो पानी में है अपने नौशक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। अब नौशक्ति को बढ़ाने के लिए उसने सबसे पहला कार्य क्या किया, यहाँ पर जो गुजरात है, गुजरात का तट है, यहाँ भी नौसेना है। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर तुर्की नौसैनिक हैं, और ये है मिस्र, ये वाला क्षेत्र क्या है? मिस्र। तो मिस्र के नौसैनिक, तो इस यहाँ पर जो गुजरात के नौसैनिक, गुजरात की नौसेना, मिस्र की नौसेना और तुर्की की नौसेना, इन तीनों की संयुक्त नौसेनाओं को हराता है। संयुक्त नौसेनाओं को कौन हराता है? अल्मीडा हराता है। तो ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है। अल्मीडा जो है हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए, अरब सागर में कब्जा करने के लिए क्या करता है? गुजरात के नौसेना को, मिस्र के नौसेना को और तुर्की नौसेना को, तीनों नौसेनाओं को संयुक्त रूप से परास्त करता है। और संयुक्त रूप से परास्त करने के साथ ही हिंद महासागर में नौसैनिक शक्ति किसकी स्थापित हो जाती है? पुर्तगालियों की, अल्मीडा की। ठीक, तो अब इसके लिए इसने जब ये जो है इनको हरा दिया, तो ये एक पॉलिसी लागू करता है जो है ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, हिंदी में कहते हैं नीले जल की नीति। और इसके अलावा शांत जल की नीति, इसको कहते हैं शांत जल की नीति। तो प्रश्न यहाँ से आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने स्थापित किया, किसने लागू किया भारत में? अल्मीडा ने। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जिसने शांत जल की नीति का, भाई इसने अब हरा दिया इन लोगों को। अब इसका मकसद क्या था कि हिंद महासागर में शांति से व्यापार करना है। तो इसीलिए इसने ब्लू वाटर, पानी कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए उसके लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी एक नीति बनाई और उसके तहत इसने जो है यहाँ व्यवस्था स्थापित की। अब जब इस पर इसकी व्यवस्था स्थापित हो गई, अब यहाँ पर जो अरब व्यापारी आएंगे, जो तुर्की व्यापारी आएंगे, जो मिस्र के व्यापारी आएंगे ना अपने जो है जहाज़ के माध्यम से, तो उनको देना पड़ेगा इनको टैक्स। किसको? अल्मीडा को, पुर्तगालियों को। तो इसके लिए भाई देखो, देश किसका और जो है समुद्र किसकी, और कौन आकर के यहाँ पर अपना अधिकार जमा रहा है और टैक्स वसूल रहा है। बड़ी मजे की बात है। तो अल्मीडा ने एक व्यवस्था, यहाँ पर प्रारंभ हुआ कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज या कार्टेज व्यवस्था कहते हैं। कार्टेज व्यवस्था क्या थी कि इसमें पास जारी किया जाता था। कार्टेज व्यवस्था में क्या किया जाता था? पास जारी किया जाता था। एक तरीके से जो है
जिस तरीके से मतलब पास लेकर के कोई कहीं प्रवेश करता है, उसी तरीके से इसने कार्टेज व्यवस्था जो है लागू हुई इस समय। तो कार्टेज व्यवस्था में क्या था कि इस सागर में प्रवेश करने के लिए, अरब सागर में, हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए, चाहे अरब व्यापारी हों, चाहे तुर्की के व्यापारी हों, चाहे मिस्र के व्यापारी हैं, इन सबको क्या देना पड़ता था? टैक्स। पास देना, पास तब देगा जब उसको टैक्स दिया जाएगा, जब उसको पैसा दिया जाएगा कि अब आप आकर के यहाँ व्यापार कर सकते हो। तो इसलिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित की, कार्टेज व्यवस्था लागू हुआ। कार्टेज व्यवस्था किससे संबंधित है? पुर्तगालियों से संबंधित है। प्रश्न याद रखना, ये मतलब ये पॉइंट याद रखना। कार्टेज व्यवस्था स्थापित करने वाला जो है भारत में पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। तो पुर्तगालियों ने कार्टेज व्यवस्था यहाँ पर लागू की, शांत जल की नीति लागू हुई। तो इस तरीके से अल्मीडा से संबंधित ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण थी, इनको आपको याद रखना है। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की और इसके शांत जल की नीति जिसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है संयुक्त सेना, 3 देशों की संयुक्त सेना, गुजरात, मिस्र और तुर्की, इन संयुक्त सेनाओं को क्या किया गया? परास्त किया गया और हिंद महासागर में इनका क्या हो गया? आधिपत्य स्थापित हो गया। अब हिंद महासागर में कोई भी व्यापार करने के लिए आएगा तो उसे चुंगी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसको जो है कार्टेज लेकर के आगे व्यापार करना पड़ेगा। और कार्टेज में पैसा दिया जाता था, तब उनको पास जारी किया जाता था कि आप आकर के हिंदुस्तान से व्यापार कर सको। मतलब व्यापार भी कर रहे हैं और दूसरों से चुंगी भी ले रहे हैं। तो ये इनकी पॉलिसी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अल्मीडा जो है एक महत्वपूर्ण प्रथम जो है गवर्नर बन करके आया। तो इसमें जो है पहला गवर्नर याद रखना कौन आया था? अल्मीडा। अब इसके बाद में दूसरा गवर्नर आता है अल्बुकर्क। वही अल्बुकर्क जो 1503 में भी भारत में कप्तान बनकर आया था। पहले भारत में कप्तान बनकर आया, मतलब जहाज़ का कप्तान बनकर आया। भाई जब उसने सुन रखा कि 1502 और 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत व्यापार करने के लिए आया था, तो अल्बुकर्क भी जो है एक साहसी नाविक के रूप में 1503 में आता है, लेकिन कप्तान बनकर आता है। अब उसको यहाँ की नीतियों के बारे में, यहाँ की जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो फिर अल्बुकर्क दोबारा वहाँ की सरकार द्वारा गवर्नर बना करके भेजा जाता है। कौन? अल्बुकर्क। तो ये अल्बुकर्क जो है दूसरा गवर्नर था। अल्बुकर्क कौन था? दूसरा गवर्नर था, जो कि 1509 से 1515 तक भारत में गवर्नर बन करके रहता है। ये बहुत शक्तिशाली गवर्नर था। तो ये जो है दूसरा गवर्नर था जो महत्वपूर्ण था, लेकिन इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अभी तक हमने अल्मीडा को देखा, उसने समुद्र में ही सिर्फ जो है अपनी शक्ति स्थापित की थी ना, लेकिन ज़मीन पे अभी शक्ति स्थापित नहीं हुई थी। ज़मीन में सिर्फ केरल में ही कुछ जगह पे जो है कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर मतलब अभी इनका कब्जा था। और इसके अलावा इधर 1505 में जो है एक और फैक्ट्री स्थापित हो जाती है कन्नौर में। कहाँ पर? कन्नौर में। 1505 ईस्वी में ही एक फैक्ट्री स्थापित हो जाती है कन्नूर में। कन्नूर में, ठीक है। तो कन्नूर ये कहाँ है? केरल में ही है। कोचीन दक्षिण में है केरल में, और कन्नूर केरल के उत्तर में है, ठीक है। तो कन्नूर में जो है एक फैक्ट्री 1505 में दूसरी स्थापित होती। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कन्नूर में फैक्ट्री किसकी स्थापित हुई? पुर्तगालियों की। कन्नूर में जो फैक्ट्री स्थापित हुई किसकी हुई? कन्नूर में, 1505 में। और जो है 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कहाँ पर? कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। तो अल्बुकर्क जब आता है तो ये दूसरा गवर्नर था और इसे कहा गया वास्तविक संस्थापक। फ्रांसीसी शक्ति का ये वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का ये वास्तविक संस्थापक था। कौन? अल्बुकर्क। तो यहाँ से प्रश्न आता है, अब ये वास्तविक संस्थापक क्यों माना गया है? क्योंकि इसने आने के बाद 1510 ईस्वी में जो गोवा था, गोवा यहाँ पर है ना, केरल के ऊपर जो है एक छोटा सा राज्य है गोवा पे उस समय आदिल शाही वंश का शासन था। उसमें भी यूसुफ आदिल शाह यहाँ का क्या था? शासक था। यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक था? गोवा का, ठीक। तो अल्बुकर्क क्या करता है? यूसुफ आदिल शाह को हरा करके और गोवा पे क्या कर लेता है? कब्जा। 1510 ईस्वी में। कब कर लेता है? 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा को जीत लेता है। तो अभी जो नौशक्ति थी वो तो अल्मीडा दुरुस्त करके चला गया था,
नौशक्ति को। लेकिन इस हमको व्यापार करना है तो ज़मीन भी तो चाहिए। तो पहला जो ज़मीन थी गोवा के रूप में, उसने किसने जीता? अल्बुकर्क ने। इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। और इसके अलावा 1511 में इसने जो है यहाँ पर, मैंने जैसा कि बताया, आगे चलोगे तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया का क्षेत्र है, जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, इसी के बीच में एक जो है जलसंधि है मलक्का। एक जलसंधि क्या है? मलक्का। और ये मलक्का मंडी के रूप में पहले जानी जाती थी। मलक्का मंडी के रूप, मंडी मतलब इस जलसंधि से हो करके जलयान जो है गुजरते थे इंडोनेशिया और मलेशिया से, मसाला वगैरह लेकर के, कपड़े वगैरह लेकर के, उष्णकटिबंधीय फसल लेकर के गुजरते थे और यूरोप जाते थे। ठीक है, यहाँ पर डच वगैरह आकर के शासन कर रहे थे। तो इस तरीके से इस मलक्का वाले क्षेत्र में किसका अधिकार हो गया? अल्बुकर्क का। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का की मंडी को हथिया लिया। इधर मलक्का की मंडी को हथिया लिया और इधर जो है ये है आपका पर्शियन गल्फ। ये कौन सा गल्फ है? पर्शियन। मानचित्र में देखना, अरब देश है, अरब प्रायद्वीप है, और इधर ईरान है, इसके बीच में जो है पर्शियन की खाड़ी है। पर्शियन की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक जलसंधि है जिसको बोलते हैं हारमुज जलसंधि। क्या बोलते हैं? हारमुज जलसंधि। जलसंधि का मतलब क्या होता है? दो बड़ी जलराशियों को मिलाने वाली छोटी सकरी पट्टी, एक चैनल, एक जलधारा जो पतली होती है, सकरी होती है, लेकिन दो बड़ी जलराशियों को मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं? जलसंधि, स्ट्रेट बोलते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जलसंधि, और इधर पश्चिम में हारमुज पूरब में मलक्का स्ट्रेट, पश्चिम में हारमुज जलसंधि। हारमुज जलसंधि पर भी कब्जा कर लेता है, क्योंकि यहीं से तो व्यापार हो रहा था। अभी तक अरब वाले व्यापार कहाँ से कर रहे थे? पर्शियन खाड़ी से, फारस की खाड़ी से, या फिर जो है रेड सी से, लाल सागर से। तो अरब वाले, तुर्की वाले यहाँ से व्यापार कर रहे थे, लेकिन हारमुज पर जहाँ से उनको घुसना है व्यापार करने के लिए, जिस मुहाने से घुसना, उसी पे कौन बैठ गया? अल्बुकर्क बैठ गया। अब यहाँ से भी इनको टैक्स देकर जाना पड़ेगा और इधर मलक्का से भी टैक्स देकर जाना पड़ेगा। तो हारमुज पर 1515 ईस्वी में जो है ये कब्जा करता है। तो ये 2-3 डेट याद रखना है। 1510 में गोवा को जीतता है कौन? अल्बुकर्क, यूसुफ आदिल शाही को हरा करके। यूसुफ जो है, हाँ, यूसुफ आदिल शाही को हरा करके 1510 ईस्वी में गोवा को जीतता है। और 1511 ईस्वी में मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जलसंधि पर जो है इसका अधिकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो भी व्यापार होगा अब इसको चुंगी दे करके ही व्यापार होगा। और तीसरी चीज़, इसने 1515 में जो है हारमुज जलसंधि को जीत लिया, जिससे कि अरब और तुर्की के व्यापारी यहाँ से जब व्यापार करने जाएं तो इनको टैक्स देकर जाएं। उधर कार्टेज भी शुरू हो गया था समुद्र में। अब ये जो है, इसके अलावा ये भारत में जो है पुर्तगालियों की एक बड़ी जनसंख्या बढ़ाना चाहता था। भारत में पुर्तगालियों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ाना चाहता था कि भारत में जो है भाई हम शासन किस पे करेंगे? भारतीय जो है तभी हम शासित होंगे जब हमारी संख्या ज़्यादा होगी। तो इनके जो पुरुष वहाँ से आते थे पुर्तगाल से, उनसे कहता था अल्बुकर्क कि तुम लोग जो है भारत की नारियों से, भारत की स्त्रियों से विवाह करो, भारत की स्त्रियों से विवाह करो। तो इसने जो है भारत की स्त्रियों से विवाह का भी प्रचलन शुरू कराया। पुर्तगाली पुरुषों से, पुर्तगाली पुरुष होंगे, भारत की स्त्रियां होंगी, शादी करेंगे, उनसे जो बच्चे, भाई पुरुषवादी समाज है हमारा, जो बच्चे पैदा होते हैं पुरुष के नाम से तो जाने जाते हैं, और जो पुरुष कौन होंगे? पुर्तगाली होंगे। तो जो जनसंख्या होगी वो, या जो बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे? पुर्तगाली हो जाएंगे। तो इसलिए जब पुर्तगाली होंगे तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से इसने मतलब एक विवाह का भी एक प्रचलन शुरू किया कि भारत की जो है महिलाएं होंगी और पुर्तगाल के पुरुष होंगे, तो उनसे विवाह करने के लिए इन्होंने जो है पुरुषों को प्रोत्साहित किया, पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया। अब ये जरूरी नहीं था कि शादीशुदा पुरुष आ रहा है या अनमैरिड आ रहा है, शादीशुदा है तो भी शादी करो, एक नहीं दो करो। और इसके अलावा जब देखा कि मतलब भारत में तो भाई अभी वैसी प्रथा थी, घूंघट वाली प्रथा या उस तरीके से, लेकिन सती प्रथा भी चल रही थी यहाँ पर। सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए अकबर ने भी काम किया था, लेकिन अकबर सफल नहीं हो पाया था, मैंने बताया था। अल्बुकर्क पहला यूरोपीय था जिसने भारत में सती प्रथा को बैन करने का प्रयास किया, एक छोटे से क्षेत्र में, गोवा वाले क्षेत्र में। तो इसने जो है सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो सती, जो मतलब विधवा स्त्री है जो सती होने जा रही है, उसको रोक करके उसको हम जो डाइवर्ट करेंगे कि हमारे पुर्तगाली पुरुषों से विवाह कर लो।
ये इसका मकसद था। तो इसलिए सती प्रथा इसने बंद करवाया अपने क्षेत्र में कि भाई जो अनमैरिड महिलाएं हैं वो तो जल्दी मान नहीं रही हैं, जो विधवा हैं फिर उनको प्रोत्साहित करेंगे कि हमारे यूरोप के हमारे पुर्तगाल के पुरुषों से शादी करो। तो इसलिए इसने सती प्रथा को भी बैन करने का प्रयास किया। तो सती प्रथा को भी रोकने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। और पुर्तगाली में भी कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट इससे संबंधित हो गए। लेकिन ये चाहता था भारत में कि जो है पुर्तगाली शक्ति स्थापित करें, पुर्तगाली जनसंख्या स्थापित करें, लेकिन जो होगा ईश्वर ने जो रचा होगा वही तो होगा। ये खुद भारतीय ही होकर रह जाता है। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसे गोवा में ही दफना दिया जाता है पुर्तगाल का, और समाधि कहाँ बन गई? गोवा में। और ये चाहता था कि जो है हमारी मतलब हम यहाँ जनसंख्या बढ़ाएं किसकी? पुर्तगालियों की। लेकिन नसीब में तो था नहीं, तो खुद भारतीय बनकर रह गया आज हमेशा हमेशा के लिए। यहीं दफन हो गया, तो इसी की मिट्टी में, भारत की मिट्टी में दफन हो गया गोवा में। तो इसलिए ये भारतीय ही बनकर रह गया। तो इस तरीके से अल्बुकर्क के ये 2-3 पॉइंट थे जो प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। कारण मैंने बताया, गोवा को इसने सबसे पहले जीता था यूसुफ आदिल शाह से। किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। कभी कभी सन पूछ लेता है, तो 1510 ईस्वी में। और इसके अलावा मलक्का मंडी, पूरब में मलक्का मंडी और पश्चिम में हारमुज, यहाँ सन नहीं पूछता है, मलक्का मंडी और हारमुज, इन दोनों पर अधिकार कर लेता है, जिससे कि जो व्यापार हो रहा है इस क्षेत्र से उस पर हमको टैक्स प्राप्त हो। इसके अलावा कार्टेज व्यवस्था लागू हुई पुर्तगालियों द्वारा भारत में सबसे पहले, जिसमें पास दिया जाता था। पास के माध्यम से जो है हाँ बीजापुर का ही शासक था वो, गोवा वाले क्षेत्र में यूसुफ आदिल शाही। जो बीजापुर, ये पूरा क्षेत्र था बीजापुर, ये पूरा क्षेत्र था बीजापुर के अंडर में था। तो बीजापुर का ही शासक था कौन? यूसुफ आदिल शाही। हाँ, तो गोवा को उससे छीन लिया था, बीजापुर का ही शासक था यूसुफ आदिल शाह, तो उससे ये छीना गया था। ठीक, तो इस तरीके से अल्बुकर्क की कहानी हो जाती खत्म। इसके बाद हमने बताया था 1524 में वास्को डी गामा पुनः आता है। तो वो क्या बनकर आता है? गवर्नर बनकर आता है। 1524 में गवर्नर बनकर आता है। उसको मैंने पहले ही बता दी थी, 1524 में गवर्नर बन के आता है। इसमें ज़्यादा कुछ कार्य होता नहीं उसके माध्यम से। और यहीं पर 1524 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर उसे दफनाया जाता है। यहीं पर उसे दफना दिया जाता है। कहाँ? कोचीन में। कोचीन में उसे दफना दिया जाता है। लेकिन उसकी शायद उसने जो है बहुत अच्छा कार्य किया था, क्योंकि भारत में या पूर्वी देशों के साथ उसने पुर्तगाल का एक रिश्ता जोड़ा था। तो यूरोप में और ख़ास करके पुर्तगाल में उसका बहुत ज़्यादा जो है उसकी बहुत ज़्यादा पूजा होती थी एक तरीके से। तो इसलिए उसके यहाँ दफनाने के बावजूद बाद में पुर्तगाली लोगों ने उसके जो है अस्थि कलश को निकाल करके पुर्तगाल में ले जाकर वहाँ पुनः दफनाया। जिस तरीके से बाबर को रामबाग से निकाल करके उसकी विधवा पत्नी ले गई थी, काबुल ले गई थी, इसी तरीके से मतलब इसका वास्को डी गामा को भी कोचीन से जो है उसकी कब्र निकाल करके, भाई इनमें जलाने की तो प्रथा है नहीं, दफनाने की प्रथा है, तो वहाँ से निकाल करके अस्थि कलश को और फिर से ले जा करके पुर्तगाल में दफनाया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसकी बहुत पूजा होती है वहाँ पर, क्योंकि इसने जो है भारत से व्यापार का एक रास्ता खोजा था। ठीक, उस समय मतलब अंधेरे में समुद्र में यात्रा करना, अंधेरे मतलब समुद्र में चले गए तो कुछ दिखाई नहीं देना, चारों तरफ जल ही जल है। और ऐसे नाविक जिन्होंने इस तरीके से रास्ता खोजा तो उसकी पूजा तो होगी ही। तो ये हुई इसकी कहानी। 1524 में जो है वो आता है। इसके बाद में जो है नीनो डी कुन्हा आता है। बीच में और भी आते हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, बीच में और आते हैं लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो 1529 में आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये 1529 में आता है, 38 तक रहता है। ठीक, नीनो डी कुन्हा से कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे अभी तक कोचीन में मुख्यालय था, पुर्तगालिया को मुख्यालय अभी तक कहाँ था? कोचीन में। और इसने मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? गोवा में। ठीक है, गोवा ज़मीन जीत लिया गया था। तो नीनो डी कुन्हा ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? गोवा में। और इसके अलावा अभी जो है इसने जो पूर्वी क्षेत्र था यहाँ पर, तो इसकी अभी दो जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी, एक कोचीन में और दूसरा कन्नूर में। गोवा में तो अभी इसने जो है अपनी मुख्यालय बना लिया। गोवा में मुख्यालय बनाया तो गोवा में भी एक तरीके से इसका जो है कार्यालय हो गया। और दूसरा जो है मुंबई के पास में बसीन एक क्षेत्र है, बसीन में भी इसने जो है फैक्ट्री स्थापित की।
और यहीं पर जो है दीव है गुजरात में, दीव में भी जो है इसने एक फैक्ट्री स्थापित की। इसके अलावा इसने कहा बात बनेगी नहीं, अब पूरब की तरफ खिसकते हैं। तो नीनो डी कुन्हा ऐसा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने पुर्तगाली शक्ति को पश्चिम भारत तट से पूरब तट की तरफ ले जाना शुरू किया। अब ये जहाज़ के माध्यम से केरल से श्रीलंका का चक्कर लगा करके इधर से, मतलब ये श्रीलंका नहीं जाएंगे, से इसके बीच में पाक स्ट्रेट है, कौन सी है, पाक जल संधि है, ठीक। तो पाक जल संधि हो करके और ये पूरब की तरफ आते हैं। तो मद्रास के पास में सेंट थॉम में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। कहाँ पर, मद्रास के पास में सेंट थॉम में। और आगे बढ़ता है, कलकत्ता के पास हुगली में भी एक फैक्ट्री स्थापित करता है, ठीक। तो इससे प्रश्न आते हैं कि नीनो डी कुन्हा ने मतलब पूरब में अपनी फैक्ट्री, पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापित की, सेंट थॉम में और हुगली में, सेंट थॉम में और हुगली में। तो इसने जो है भारत में पश्चिम तट के अलावा पूर्वी तट पर भी यूरोपीय शक्ति, पुर्तगाली शक्ति को क्या किया, विस्तारित किया। तो पश्चिम से पूरब, अब ये इसके अंदर तो जा नहीं सकते थे भाई, जाने के लिए मतलब उतना समय चाहिए, पैदल चलना है, घोड़े से चलना है, तो समुद्र से ही गए होंगे। अरब सागर से ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किए और बंगाल की खाड़ी से जाकर के मद्रास के पास पहुंच गए। तब मद्रास नहीं था, अब मद्रास है, उसी के पास में एक स्थान था सेंट थॉम। तो सेंट थॉम में फैक्ट्री स्थापित करता है और आगे बढ़ता है तो कोलकाता के पास पहुंच जाता है, हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। तो यहाँ पर ये सारे क्षेत्र हो गए, दीव हो गया, गोवा हो गया, कन्नूर हो गया, कोचीन हो गया, सेंट थॉम हो गया, हुगली हो गया। ये सब इसके क्या हो गए, जो है नियंत्रण में हो गए, पुर्तगालियों के नियंत्रण में हो गए। और इनके क्या हो गए, फैक्ट्री हो गए, इनके कारखाने हो गए, जहाँ से सामान को क्या करते थे, जहाज़ों पर लादते थे और पुर्तगाल लेकर चले जाते थे। तो नीनो डी कुन्हा से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब इसके अलावा पुर्तगालियों का सिर्फ इतना ही महत्व नहीं है। पुर्तगाली भारत आए, हम लोग पहले तंबाकू नहीं जानते थे, जो आज खैनी लोग रड़ते ना, ये पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली हमको दे गए और रगड़ हम रहे हैं यहाँ पर। खैनी, बिना खैनी खाए जो है पढ़ाई नहीं होती लोगों की। तो खैनी तंबाकू कौन लेकर गया, पुर्तगाली लेकर गए। और इसके अलावा आलू से परिचित कराए, आलू आज खूब खाते ना, तो आलू से परिचय कराने वाले कौन थे, पुर्तगाली। ये आलू लेकर आए ब्राज़ील वगैरह से और हमको बताया कि ये भी कुछ है गोल गोल, इसको भी खाओ, समोसे बनाओ इससे जो है, तो आलू से भी परिचय कराए। और इसके अलावा गोवा में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। तो प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आता है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में कहाँ स्थापित हुई, किसने स्थापित की, तो पुर्तगालियों ने स्थापित की। और कहाँ, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस। अभी तक प्रेस नहीं था भारत में, हाथ से लिखे हुए पांडुलिपियाँ चलती थी, अब प्रेस की स्थापना हुई। तो पुर्तगालियों से आने से बहुत कुछ हमको मिला भी है, ठीक। और इसके अलावा इनका मकसद था व्यापार के साथ साथ में, मैंने बताया ना 3 चीज़। देखो, यूरोपियों को भारत में आने का 3G मकसद था, 3G मकसद, 3G वो मोबाइल वाला 3G नहीं, 3G मतलब एक तो गोल्ड हो गया, मतलब यहाँ से संपत्ति चाहिए, गोल्ड का मतलब संपत्ति। और दूसरी चीज़ इनको चाहिए जो है ग्लोरी मतलब इनको साम्राज्यवाद फैलाना था। इनको पूरे देश में, पूरे दुनिया में इनको क्या फैलाना था, साम्राज्यवाद, ठीक। तो गोल्ड, ग्लोरी और इसके अलावा गॉड, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड मतलब इनको धर्म का, ईसाई ईश्वर का, क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ईसा मसीह के धर्म का, जो इनके गॉड थे ईसा मसीह, उस धर्म का क्या करना था, प्रचार करना था। तो इस तरीके से 3G इनकी जो है क्या थी, पॉलिसी थी, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। संपत्ति तो लेकर जा ही, मसाले वगैरह क्या है, संपत्ति ही तो है जो अपने देश में लेकर जा रहे हैं यूरोप में। और इसके अलावा इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को भारत में क्या किया, उसका प्रचार किया। तो इनके समय से ही भारत में धर्म परिवर्तन प्रारंभ हुआ था। भाई धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था किसने, अल्बुकर्क ने, शादी करवा करके। जब महिलाएं जो है पुर्तगालियों से शादी करेंगी तो धर्म परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन हुआ, ठीक है। और इसके अलावा जो है धर्म परिवर्तन के लिए धार्मिक गुरु भी लेकर आए पुर्तगाली लोग अपने जो है देश से। तो इस तरीके से पहला कार्य धर्म परिवर्तन का कराना शुरू किया था पुर्तगालियों ने। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से ये जो है पुर्तगालियों की शक्ति थी, स्थापित हो गई। लेकिन इन्होंने 100 ईयर्स तक बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी प्रतिद्वंदी के भारत में व्यापार किया। क्योंकि अब 1600 का जो सन आता है, 1600 से शुरू होता है, वहाँ से तो प्रवेश होते हैं, अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद
लेकिन अभी तक जो है 1500 से लेकर 1600 तक ये निर्विरोध जो है यहाँ शासन करते रहे। सिर्फ इनका टकराव किससे था? अरब वालों से था, क्योंकि अरब व्यापार ध्वस्त हो रहा था इनके आने से। तो सबसे पहले जब पता है आपको, जब ये क्या नाम है वास्को डी गामा भारत आया था तो संघर्ष भी हुआ था। उधर जो है दूसरी तरफ जो है इसको जमहूरी ने स्वागत भी किया था, लेकिन वहीं पर जो अरब व्यापारी थे उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध भी किया था कि ये आ गया है व्यापार करने के लिए तो हमारा व्यापार चौपट होगा। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि जब वास्को भारत में आया, वास्को डी गामा भारत में आया तो किससे उसका संघर्ष हुआ? अरब वालों से हुआ, क्योंकि अरब व्यापारी भारत में व्यापार कर रहे थे, तो इस वजह से अरब शक्ति से इसका संघर्ष भी हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के पुर्तगालियों की यहाँ पर एक जो है कहानी थी। इसको एक बार पूरा समराइज करते हैं 5 मिनट में, फिर क्लास को करते हैं ख़त्म। देखो शुरुआत हमारी होती है 1498 से। वास्को डी गामा कहाँ आता है? कप्पक डाबू बंदरगाह पर। कप्पक डाबू भी याद रखना है, और इसके अलावा आपको कालीकट भी याद रखना है। जमोरिन स्वागत करता है, अब्दुल मजीद के सहयोग से आता है। केप ऑफ गुड होप जो है आशा के अंतरिप था, जिसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज, क्योंकि पहले वही पहुंचा था। बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा था 1487 ईस्वी में। उसके बाद में दूसरा अभियान था वास्को का, ठीक। तो इसके बाद में फिर 1502 में आता है वास्को, फिर 1524 में आता है एक गवर्नर बन करके। लेकिन 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है कोचीन में, याद रखना। 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित होती है, और 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित होती है। दोनों कहाँ है? केरल में। इसके बाद में 1505 से पॉलिसी बदल जाती है, मसालों के साथ साथ में अन्य वस्तुओं से व्यापार शुरू हो जाता है। तो बात बनती नहीं, तो गवर्नर की स्थापना होती है। पुर्तगाल से गवर्नर आने शुरू हो जाते हैं, और गवर्नर में पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। अल्मीडा ने शांत जल की नीति जो है प्रारंभ की, और उसने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त सेनाओं को परास्त किया था, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? अल्मीडा की। इसके बाद में दूसरा गवर्नर आता है अल्बुकर्क, 1509 में आता है। उसकी 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो 1510 में उसने क्या जीता? गोवा को उसके यूसुफ आदिल शाही से जीता। बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाही था, उससे जीता क्या? गोवा को। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है। इसके बाद 1511 में उसने मलक्का जल संधि को जीता, 1515 में उसने हारमुज को जीता, ठीक है। और इसके अलावा उसने भारत में मतलब पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुष और भारतीय महिलाओं से शादी का भी उसने जो है प्रोत्साहन किया। और इसके अलावा सती प्रथा को नियंत्रित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था, और उसमें भी कौन था? अल्बुकर्क था, ठीक है। तो उसने सती प्रथा को भी नियंत्रित किया, एक छोटे से क्षेत्र में, पूरे भारत में नहीं, एक छोटे से क्षेत्र में, ठीक। और इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1515 में, और गोवा में ही इसको दफना दिया जाता है। और इसका मुख्यालय इस समय कहाँ था? कोचीन में था। इसके बाद में नीनो डी कुन्हा आता है, बीच में ही 1524 में वास्को आता है, लेकिन कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर बाद में आता है 1529 में नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा आता है। नीनो डी कुन्हा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे उसने मतलब गोवा को भी जीता। गोवा तो था ही, लेकिन इसने द्वीप पर भी, और सेंट थॉम पश्चिम में जो है पूरब साइड में सेंट थॉम और इसके अलावा हुगली पर भी नियंत्रण स्थापित किया, और दीव और बसीन इन क्षेत्रों पर भी जो है नियंत्रण स्थापित किया। और इसके बाद में 1961 ईस्वी तक, देखो भारत हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन गोवा और दमन दीव ये अभी तक किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। तो 19 ये छोड़ के जा ही नहीं रहे थे गोवा को, क्योंकि कह रहे थे गोवा तो हमने जीता। गोवा में अभी भी आज भी पुर्तगालियों की जनसंख्या ज़्यादा है गोवा में, और ये छोड़कर जा ही नहीं रहे थे। तब यहाँ पर भारत ने जो है एक संयुक्त सैन्य चारों तरफ से घेर लिया, ऊपर से हवाई जहाज़ से, अरब सागर में समुद्र से, और थल सेना, तीनों सेनाएं आ गईं। और जो है आर्मी की इन्होंने ऑपरेशन विजय चलाया। कहा आप छोड़ देंगे, तुमको नहीं जाओगे यहाँ से छोड़ छाड़ करके। तो 1961 में जो है थोर थार करके इनको भगाया गया, यहाँ से पीट पाट करके गोवा से भगा दिया गया। तो अंततः गत्वा 1961 में गोवा हमारा दीव के साथ गोवा क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो ये सबसे अंत में स्वतंत्र होने वाला राज्य था गोवा, जो भारत में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरी कुल जो है कहानी थी। अब हमको लगता है यहाँ से कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करोगे, बस जा कर के एक बार रिवाइज कर लेना, बस बातें पूरी बन जाएंगी।